नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं RWA ट्यूशन क्लासेस पर। तो जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, आज हमारी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है। तो जल्दी से सब लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। रूही जी राधे राधे, आकाश सिंह रौतेला बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फटाफट से बताइए, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें आपके पास बिल्कुल क्लियर पहुंच रही हैं? साउंड में या विजुअल्स में कोई दिक्कत तो नहीं है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रक्ष श्रीवास्तव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजलि कुमारी जी हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दिलशाद हेलो, कुमकुम यादव राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। चलिए फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए और बताइए कोई ऑडियो और वीडियो में कंफ्यूजन तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है? फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास। राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो पहले जो कल हमने डिस्कस किया था उसे थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने मैटर के बारे में डिस्कशन किया था। पदार्थ क्या होता है आप जानते हैं, इसके बारे में आपने रिवाइज भी किया होगा। पदार्थ का वर्गीकरण भी हमने कल किया, भौतिक आधार पर और प्रकृति के आधार पर। पदार्थ भौतिक आधार पर ठोस द्रव गैस में हमने बांटा था। उसके बाद प्रकृति के आधार पर हमने शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ पढ़ा। शुद्ध में हम जानते हैं तत्व और यौगिक आते हैं, अशुद्ध में हम जानते हैं मिश्रण होते हैं। मिश्रण दो तरह के, समांगी और विषमांगी। क्लियर? माय बेस्ट टीचर नीतीश कुमार जी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी क्लास वर्कशीट मिलेगी बिल्कुल ठीक। जैसे मैंने आपको शुद्ध और अशुद्ध को पता करना बताया था कि अगर किसी भी पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हैं, रोम रोम अंशुका गुर्जर, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हैं तो आप उसे शुद्ध कहेंगे। और अगर किसी में एक से ज्यादा प्रकार के पदार्थ मिल जाएं, एक से ज्यादा प्रकार के कण आपको मिल जाएं, तो आप उसे अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। अशुद्ध की बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, एक से ज्यादा प्रकार के कण हैं तो अशुद्ध है। बात समझ में आ गई? मैं बहुत अच्छा हूं। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। उसके बाद हमने शुद्ध पदार्थ में सबसे पहला पढ़ा एलिमेंट। क्या पढ़ा? एलिमेंट। आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, धन्यवाद। सबसे पहले हमने पढ़ा एलिमेंट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं तत्व। तत्व क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा शुद्ध कण है। पदार्थ का सबसे छोटा शुद्ध कण अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? वो है हमारा तत्व। क्लियर? तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। आपने कोई तत्व लिया, अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे? परमाणु। और कैसे परमाणु? अलग अलग तरह के या एक ही तरह के? एक ही तरह के परमाणु मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक ही तरह के परमाणु मिलेंगे, सेम टाइप ऑफ एटम्स। क्लियर? चलिए आगे फिर हमने बात की जैसे मैग्नीशियम तत्व अगर आपने लिया तो इसमें क्या मिलेंगे? मैग्नीशियम परमाणु मिलेंगे। सुप्रभात आकाशदीप जी। जैसे आपने सोडियम लिया तो सोडियम परमाणु मिलेंगे। यू आर द बेस्ट टीचर फ्रॉम हिंदुस्तान, दिलशाद हुसैन धन्यवाद। चलो, अगर आपने कैल्शियम लिया तो कैल्शियम परमाणु मिलेंगे, मतलब एक ही जैसे। और ये सारे परमाणु एक जैसे होंगे, लेकिन सभी परमाणु अलग अलग तत्वों के अलग हैं तो वो अलग अलग मिलेंगे आपको। अगर मैं आपसे कहूं क्या कैल्शियम और सोडियम के परमाणु एक जैसे होंगे, तो नहीं, कैल्शियम और सोडियम के परमाणु अलग अलग होंगे। क्लियर? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कैल्शियम के परमाणु एक जैसे होंगे, हाँ, कैल्शियम के परमाणु सबके एक जैसे होंगे। चाहे वो कैल्शियम आप कहीं से भी लेकर आओ, चाहे वो कैल्शियम आपको खड़िया में मिलता हो, जानते हैं ना आप, चौक जो होती है, ठीक है। चाहे वो कैल्शियम आप किसी जो है कैल्शियम कार्बोनेट किसी पत्थर से, किसी संगमरमर से निकाल कर लेकर आओ, ठीक है। आप कहीं से भी कैल्शियम लेकर आओ, सबके परमाणु एक जैसे होंगे। क्लियर? लेकिन कैल्शियम के परमाणु सोडियम से अलग होंगे, सोडियम के परमाणु मैग्नीशियम से अलग होंगे, मैग्नीशियम के परमाणु कार्बन से अलग होंगे। इन सब के परमाणु अलग अलग होंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे परमाणु संरचना में कि कैसे कैसे अलग होंगे। तो हमने शुरुआत की परमाणु के बारे में। परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसी को आप क्या कहते थे? परमाणु कहते थे। क्या यहां तक बात आपको क्लियर थी? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। लेकिन क्या एक बात बताइए, ऐसा संभव है जहां पर, सर आई एम क्रेजी आफ्टर योर टीचिंग, धन्यवाद अनुज कुमार जी। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कोई परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाए? बचपन से तो हम यही पढ़ते आए हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन ऐसे भी परमाणु हैं। RWA का बेताज बादशाह, धन्यवाद दीपक वर्मा जी। लेकिन क्या ऐसा भी परमाणु है क्या हमारे पास जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता हो? हां बिल्कुल है। कौन है? इसके अपवाद हैं हमारी अक्रिय गैसें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन।
इनके परमाणु आपको स्वतंत्र अवस्था में मिल जाएंगे। इनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में ही पाए जाते हैं, अधिकांशतः स्वतंत्र अवस्था में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, ये पहले से ही स्थायी होते हैं, ये पहले से ही स्टेबल होते हैं, और अगर स्थायी है तो इस परमाणु को किसी दूसरे के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, मैं रागिनी जी किसी का कमेंट इग्नोर नहीं करता हूं, लेकिन कमेंट इतनी फास्टली ऊपर जाते हैं कि या तो मैं कमेंट पढ़ पाता हूं या आपका नाम पढ़ पाता हूं, तो दोनों में से एक ही चीज। जैसे रुद्र प्रताप 139 ने क्या कहा था, अब वो ऊपर पहुंच गया, ठीक है, पता नहीं चलता है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो कमेंट करते हो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर केवल आपका कमेंट आता है, लेकिन हमारे सामने यहां पर, हाँ संध्या जी, अगर नीट क्लियर हुआ तो हम आपको भी बुलाएंगे और हम भी आपके घर जरूर आएंगे, और मेडिकल कॉलेज में भी आएंगे आपसे मिलने, मेडिको मीट के लिए मेडिकल कॉलेज में भी आएंगे, जैसा कि हमेशा होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको ये बात बता दूं, आप इस बात को थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा कि मैं आपका कमेंट इग्नोर कर रहा हूं या मैं आपका कमेंट पढ़ नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। हमारे सामने कमेंट बहुत तेजी के साथ ऊपर दौड़ रहे होते हैं, बहुत तेजी के साथ, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कोई मूवी शुरू होती है या सीरियल शुरू होता है तो उसमें जो नेम होते हैं बड़ी तेजी से ऊपर जाते हैं, तो आप नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। संध्या जी बिल्कुल आएंगे, आपका नीट क्लियर होगा तो जरूर आएंगे आपके घर पे, ठीक है। सर मैं आपको जानता हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते। तनुष चौधरी जी धन्यवाद। चलो ठीक है, तो आप ये प्लीज बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा कि मैं आपके कमेंट इग्नोर कर रहा हूं, इग्नोर नहीं करता हूं मैं, ठीक है। जहां नजर आ जाते हैं कमेंट, जैसे मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा होता हूं, मैं आपके कमेंट्स पढ़कर आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो, तो जो अक्रिय गैसें हमारी होती हैं, इनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये स्थायी होते हैं। ये भी बात मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, ये क्यों स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? क्योंकि ये स्थायी होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। क्लियर है? रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेते हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि रासायनिक, पीयूष पटेल सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे पापा ने बोला था। धन्यवाद पीयूष पटेल जी। डीपीपी मिलेगी आज आपको, डीपीपी मिल जाएगी, कल वाले टेस्ट की, कल वाली क्लास की मिल जाएगी। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ केमिस्ट्री इन दिस वर्ल्ड राम सर, धन्यवाद। अभिषेक मौर्य जी, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी दो पदार्थों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी दो पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा? परमाणु ही भाग लेगा। हालांकि परमाणु हमारे जनरली अक्रिय गैसों को छोड़ दें तो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं है। जैसे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये परमाणु की अवस्थाएं नहीं है। ये कैसी अवस्था है? ये अणु अवस्थाएं। ये हाइड्रोजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है। अब इन दोनों ने अभिक्रिया की, तो जब अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करके कोई पदार्थ बनाया, मान के चलो इन्होंने H2O बनाया, तो अभिक्रिया करने के बाद, अभिक्रिया करते समय ये जो अणु हैं पहले टूट जाएंगे परमाणुओं में, यानी परमाणुओं में विभाजित होने के बाद ये परमाणु आपस में, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वेरी धन्यवाद सुभाष जी, सागर जी, ठीक है। तो ये परमाणु आपस में अभिक्रिया करेंगे और किसी पदार्थ का निर्माण कर देंगे। राम 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 सर, ठीक है, किसी पदार्थ का निर्माण कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा? परमाणु ही भाग लेगा। अणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आपको परमाणु ही चाहिए होगा, परमाणु ही चाहिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की कि अब जो तत्व है हमारा, वो दो रूपों में आपको मिल सकता है। इसकी परमाणविक अवस्था होगी और इसकी अणु अवस्था होगी। परमाणु मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, परमाणु क्या होता है। इसके बाद परमाणु के अंदर के बारे में, अभी तो मैंने आपको परमाणु बाहर से दिखाया है, अब इसके बाद परमाणु के अंदर के बारे में हम पढ़ेंगे। कहां पर? हम पढ़ेंगे हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, परमाणु संरचना में हम पढ़ेंगे। जो अगला चैप्टर होता है उसमें परमाणु के अंदर तक जाएंगे, बिल्कुल परमाणु के डीप में, परमाणु के नाभिक तक जाएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमकुम यादव, अविनाश भैया, राम भैया, बेस्ट टीचर, धन्यवाद। तो परमाणु हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम बात करने जा रहे थे अणु के बारे में, मॉलिक्यूल। तो अणु क्या होता है? हम कहते हैं कि एक या एक से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़ जाएं। और कैसे जुड़ें? फिजिकली या केमिकली? फिजिकली या केमिकली बताइए। परमाणु आपस में फिजिकली जुड़ते हैं। प्लीज आप कमेंट को इग्नोर, ठीक है हिमांशु, आप सही कह रहे हो, ठीक है। सुने, तो अब से कहा जाए कि परमाणु आपस में जुड़ जाएं तो अणु बनाते हैं। परमाणु आपस में जुड़ जाएं तो अणु बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि दो परमाणु ले लो, मैंने आपसे कहा कोई भी दो परमाणु ले लो, एक परमाणु ये है और दूसरा परमाणु ये है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, क्लियर। इन दोनों को जोड़कर आपको बनाना है अणु। क्या बनाना है? इन्हें दोनों को जोड़कर आपको अणु बनाना है। क्या बनाना है? इन दोनों को जोड़कर आपको बनाना है अणु।
तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो दोनों परमाणु जुड़ेंगे ये केमिकली जुड़ेंगे या फिजिकली जुड़ेंगे। अमीषा जी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, इस समय मैं रिवाइज करा रहा हूं। अमीषा जी इस समय मैं जो बोल रहा हूं ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, इसे मैं केवल फास्ट फॉरवर्ड करा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, ताकि कल मैंने जो पढ़ाया था उसे आपने घर पे रिवाइज किया होगा, फिर मैं आज एक बार और रिवाइज कराऊंगा, तो ये आपके ब्रेन में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, निकलेगा नहीं कभी, ठीक है। तो फिजिकली या केमिकली, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सब लोगों का, केमिकली। कैसे बंधते हैं? रासायनिक रूप से। कैसे? रासायनिक रूप से बंधते हैं, हाँ या ना? चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु से अणु कैसे मिलता है, तो जब परमाणु रासायनिक रूप से आपस में जुड़ते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो बन जाता है अणु। चलिए, तो अब हमने आगे बात की अणु के बारे में कि एक या एक से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर क्या करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब अणु हैं यहां पर, क्योंकि इनमें एक से ज्यादा परमाणु हैं और ये एक से ज्यादा परमाणु आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? केमिकल बॉन्ड से। केमिकल बॉन्ड हमारे तीन तरह के होते हैं जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। पहला हमारा सहसंयोजक बंध होता है, दूसरा हमारा आयनिक बंध होता है, तीसरा हमारा उप सहसंयोजक बंध होता है। इनके बारे में आपने थोड़ा सा तो पढ़ा होगा 11वीं 12वीं क्लास में, अब हमने डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। चलिए, अगली बात मैंने आपको बताई थी कि अणु होता है स्थायी। अणु क्या होता है? स्थायी। क्यों होता है स्थायी? क्योंकि दो परमाणु आपस में जुड़े, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया, एक्सचेंज किया, जरूरत थी उतने एक दूसरे ने इस्तेमाल किए, शेयर किए, और बस उन्हें स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल गया। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल गया तो स्थायी हो गया। निशांत सागर जी, मैं बिल्कुल कुछ भी इग्नोर नहीं करता हूं। जय भीम। आप ये मत सोचिएगा, मैं आपसे वापस बोल रहा हूं, लगातार कमेंट जाते हैं तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यह दिखाया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़े, रासायनिक बंध से जुड़े, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़े, रासायनिक बंध से जुड़े, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जुड़े, रासायनिक बंध से जुड़े। क्या बना दिया? अणु बना दिया गया, मॉलिक्यूल बना दिया गया। चलिए, तो यहां तक हमारी बात कल संपन्न हो चुकी थी। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया तत्व, और तत्व में पढ़ लिया हमने अणु और परमाणु। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? आज हम पढ़ने जा रहे हैं यौगिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? यौगिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम। तो फटाफट से आप मुझे बताइएगा, यहां तक की कहानी आपको बिल्कुल क्लियर हुई या नहीं हुई? यहां तक की कहानी आपको बिल्कुल क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर कोई डाउट आपको यहां तक की किसी भी पॉइंट में है तो आप मुझे फटाफट से पूछ लीजिए, फिर मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए यौगिक। जल्दी से बताइए। कल क्लास होगी? बिल्कुल, क्लास डेली होंगी। सर क्या एटम स्थायी नहीं होता? क्या मॉलिक्यूल? हाँ बिल्कुल प्रशांत सारस्वत जी, एटम स्थायी नहीं होता, परमाणु अस्थायी होता है। परमाणु अस्थायी होता है। केवल हमारी अक्रिय गैसों के परमाणु स्थायी होते हैं। केवल अक्रिय गैसों के परमाणु स्थायी होते हैं। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, समझ में आ गया। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं यौगिक के बारे में। किसके बारे में? यौगिक के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड क्यों कहा? कंपाउंड क्यों कहा? कंपाउंड शब्द का मतलब क्या होता है? कंपाउंड शब्द का मतलब होता है जुड़े हुए, इकट्ठे, एकत्रित। क्या होते हैं? इकट्ठे, एकत्रित। अब एकत्रित क्यों कहा हमने? एकत्रित इसलिए कहा, जैसे मान के चलो आप घर में रहते हो, तो आपके घर में अलग अलग तरह के फैमिली मेंबर्स हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, ठीक है, कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के लोग एक घर में रह रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड। यौगिक, योग हो रहा है, और योग किसका होना है? अब यहां योग होना है अलग अलग तरह के अणुओं का। किसका? अलग अलग तरह के अणुओं का। और अणुओं में कौन आ जाएंगे? परमाणु आ जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंडे टू फ्राइडे होगी, तो हो सकता है शायद ऐसा कुछ शेड्यूल हो, तो अभी वो मुझे नहीं पता है। संजना पासवान, प्लाज्मा बीईसी नहीं बताया है फिजिकल स्टेट में, वो अभी नहीं आएगा प्लाज्मा बीईसी, ठीक है। फिजिकल स्टेट में प्लाज्मा बीईसी अभी नहीं आएगा, जब आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक। चलें, यौगिक कंपाउंड का मतलब क्या है? जैसे बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा आपसे H, मैंने कहा आपसे H, ये क्या है? ये अणु है, सॉरी ये परमाणु है, क्लियर। फिर मैंने आपसे कहा एक दूसरा H, ये दोनों जुड़े तो क्या बन गया? H2 बन गया, ये बन गया अणु। अब मैंने कहा कि मेरे पास है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन ने कहा कि भैया मुझे भी अपने साथ जोड़ लो, मुझे भी अपने साथ जोड़ लो।
इस ऑक्सीजन ने क्या कहा, मुझे भी अपने साथ जोड़ लो, मुझे भी आपके साथ की आवश्यकता है। तो इस हाइड्रोजन ने कहा कि चलो ठीक है, आप हमारे साथ आ जाओ, और अब बना दिया इसने H2O। क्या बना दिया, H2O। क्या बना दिया, H2O। तो एक ऐसा हमारा कण, एक ऐसा हमारा पार्टिकल जिसमें एक से ज्यादा तरह के एटम, क्या, एक से ज्यादा तरह के एटम, मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड हैं। कैसे हैं, केमिकली कंबाइंड है, उसे कहते हैं हम अणु, सॉरी उसे हम कहते हैं यौगिक। उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक। देखो प्रशांत सारस्वत जी, दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन इसके साथ आपको यह याद रखना है कि अलग अलग तरह के होने चाहिए, दो से ज्यादा तरह के होने चाहिए, मतलब एक से ज्यादा तरह के, सॉरी मतलब कम से कम दो तरह के तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो इसे आप क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे यौगिक। क्या कहेंगे आप इसे, आप इसे कहेंगे यौगिक। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं इंग्लिश में आप इसे, कंपाउंड। चलिए तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूं आपके सामने। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु रासायनिक संयोग से, किससे, केमिकल कॉम्बिनेशन, याद रखना, रासायनिक संयोग से, रासायनिक संयोग से यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करना है, यौगिक का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपको याद रखने वाली बात कौन सी है, दो या दो से अधिक प्रकार, क्या, दो या दो से अधिक प्रकार, क्लियर, के परमाणु कैसे, रासायनिक संयोग से, किससे, रासायनिक संयोग से, किससे, रासायनिक संयोग से बना देते हैं आपका, बना देते हैं आपका यौगिक। क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं, यौगिक बना देते हैं। उम्मीद है आपको यह बात बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूं। क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने बना दिया, दो हाइड्रोजन ले ली और एक ऑक्सीजन ले लिया, आपने बना दिया ये H2O। देखो मैं केमिकल रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं ये केमिकल रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, दिस इज नॉट केमिकल रिएक्शन, याद रखना ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। सर आप जब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट, हाँ कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं केमिकल रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है अभी, ये क्या है, ये केवल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु मिले तो क्या बना दिया, H2O बना दिया। जैसे मैंने आपसे कहा कि कार्बन और दो ऑक्सीजन मिला दो, क्या मिला दो, कार्बन और दो ऑक्सीजन मिला दो, तो क्या बना दिया आपने, आपने CO2 बना दिया। क्या बना दिया, CO2 बना दिया। तो ये क्या है, ये है हमारे यौगिक, ये है क्या, हमारे यौगिक। क्या है, ये है हमारे यौगिक। कहानी समझ में आ गई, दीज आर कंपाउंड, ये है यौगिक, क्लियर। चलिए रिव्यू करा देंगे, सब करा, रिव्यू करा तो रहे, और क्या करना है, ठीक है। तो यौगिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब यहां से यौगिक के बारे में जब आगे बात हम पढ़ते हैं, दुनिया भर के यौगिक आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दुनिया भर के यौगिक आपको मिलेंगे। और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं, और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं तो नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, दो तो हमने वहां लिख दिए थे, तीसरा मैं लिख देता हूं, ग्लूकोज C6H12O6 यौगिक है। मैंने आपके सामने लिखा C12H22O11 सुक्रोज, ये यौगिक है। मैंने आपके सामने लिखा H2SO4 यौगिक है। या मैं आपके सामने लिख दूं COOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या है, यौगिक है। इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए, धीरे धीरे करके हमें याद होते चले जाएंगे। ये ग्लूकोज है, ये सुक्रोज है, चीनी जिसे आप खाते हैं, सामान्य अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है। छठे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, आप इसका नाम बताओ फटाफट से, कमेंट्स तो बहुत करते हो इधर उधर के, बताओ जल्दी से। जो छठा लिखा हुआ है, 6th नंबर पे जो लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस यौगिक का नाम क्या है। विशाल थैंक यू सो मच इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही अच्छा पढ़ाते जाएंगे सर, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, धन्यवाद।
अंशिका यादव जी। वर्कशीट भी मिलना शुरू हो जाएंगे, अभी कल ही तो क्लास शुरू हुई है महाराज, सब मिलेगा आपको। एसेटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसेटिक एसिड, ग्लाइकोल, इथेनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। बहुत बढ़िया, जिसका आंसर है ऑक्जेलिक एसिड वो सही है। ये क्या है? ये ऑक्जेलिक अम्ल है। क्या है ये? ऑक्जेलिक अम्ल है। याद रखिएगा क्या है? ये ऑक्जेलिक अम्ल है। ये ऑक्जेलिक अम्ल है। यही वो ऑक्जेलिक अम्ल है जो आपके शरीर में जाकर कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक पथरी बना देता है। क्या बना देता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक पथरी बना देता है। ये ऑक्जेलिक एसिड हमारे भोजन में होता है। जैसे हम जो बैंगन खाते हैं उसके बीजों में होता है, टमाटर के बीजों में होता है। तो जब हम उसे इनटेक करते हैं तो स्टमक में जाता है, डाइजेस्ट होता है, ब्लड में चला जाता है, ब्लड में कैल्शियम मिल जाता है और कैल्शियम के साथ जुड़कर बना देता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारी किडनी में, हमारे जो है गॉल ब्लैडर में जाकर इकट्ठा हो जाता है और पथरी बना देता है। यही है वो ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा आपके भोजन में कम से कम होनी चाहिए ताकि आपको कभी पथरी की समस्या ना हो। ऑक्जेलिक एसिड कम से कम लेना चाहिए भोजन में। चलिए, तो यहां तक उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी यौगिक के बारे में। नेक्स्ट, यौगिक में एक अगली इंपॉर्टेंट बात और, मैंने आपसे कहा कि यौगिक में दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में संयोग करते हैं, केमिकली संयोग करते हैं। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली बात लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जब ये कंपाउंड संयोग जब ये एटम संयोग करेंगे तो निश्चित अनुपात में करते हैं। किस में करते हैं? निश्चित अनुपात में। ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा। कैसे करते हैं? निश्चित अनुपात में करते हैं। किस में करते हैं? निश्चित अनुपात में। परमाणुओं का संयोग, परमाणुओं का संयोग, संयोग निश्चित अनुपात में होता है। किस में होता है? निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात में होता है। यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएंगे कि निश्चित अनुपात में हो रहा है या अनिश्चित अनुपात में हो रहा है। किसमें? निश्चित अनुपात में। किसमें होता है? निश्चित अनुपात में होता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, इनके मासेज में अनुपात आप देखें तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 ग्राम होता है, तो 2 और इसका होता है 16, तो 2 अनुपात 16 यानी 1 अनुपात 8। क्या लिखेंगे आप? 1 अनुपात 8 में यहां पर संयोग होगा। अगर 1 अनुपात 8 से अलग हुआ, 1 अनुपात 7 हुआ, 1 अनुपात 6 हुआ, तो जल का निर्माण नहीं होगा। जल नहीं बनेगा, कुछ भी बन जाए। बात समझ में आई? जल नहीं बनेगा, कुछ भी बन जाए। तो यह बात आपको याद रखनी है। कैसा होगा? निश्चित अनुपात में संयोग होगा। हम आगे जाकर पढ़ेंगे इसे, जब हमारे रासायनिक संयोग के नियम आएंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, इस तरह के कई सारे हम नियम पढ़ेंगे। मनीष जाटव जी, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता हूं। कितनी बार आपको समझाऊं भाई, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता हूं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यौगिक समझ में आ गया होगा। तो यौगिक के बारे में बात यहां पर खत्म होती है। अब अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू होता है परमाणु भार और अणु भार। क्या शुरू होता है? परमाणु भार और अणु भार। मैं एक तरफ परमाणु भार के बारे में बात करूंगा और दूसरी तरफ बात करूंगा अणु भार के बारे में। किसके बारे में? अणु भार के बारे में। परमाणु भार जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। और अणु भार जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। क्लास डाउनलोड करने के डिलीट क्यों हो जा रहा है? मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इसके बारे में। ये हमारी टेक्निकल टीम ज़्यादा अच्छा बताएगी। मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों की आपको पूरी केमिस्ट्री में, इन दोनों की आपको पूरी केमिस्ट्री में बहुत बार आवश्यकता पड़ेगी, बहुत बार जरूरत पड़ेगी। अरे अभी मिश्रण पे पहुंच रहे हैं भाई।
मिश्रण पे पहुंच रहे हैं। मानसिंह जी आपका मैसेज आ रहा है, लेकिन अभी पहली बार मैं आपका मैसेज पढ़ पाया हूं, ठीक है। परमाणु भार, अणु भार, ठीक है, फटाफट से देखिए जरा। नोट्स पहले वाले, अरे आप देखो इधर उधर के कमेंट्स मत करो प्लीज। मुझे लगता है कि शायद आप कुछ जरूरी कमेंट्स कर रहे हो तो मेरी नजर जाती है कमेंट्स की तरफ, फिर वो कमेंट्स में पता चलता है कि आवश्यक चीजें नहीं है, तो अनावश्यक मत करो। जरूरी बात अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछ लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान भी कहेंगे, बिल्कुल आप द्रव्यमान भी कह सकते हैं, यहां पर हम द्रव्यमान शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। परमाणु भार क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। किसी तत्व के, किसी तत्व के एक परमाणु, क्या, किसी तत्व के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार, किसी तत्व के एक परमाणु का भार परमाणु भार है, ठीक। अब अगर मैं कहूं अणुभार के बारे में, तो अणुभार क्या है, अणुभार है किसी तत्व के, तत्व के एक अणु का भार, किसका, एक अणु का भार, किसी तत्व के एक अणु का भार अणुभार, और किसी तत्व के एक परमाणु का भार परमाणु भार। कमेंट्स ज्यादा इसलिए पढ़ने पड़ते हैं, मुझे लगता है कहीं बच्चों का कोई जरूरी कमेंट ना हो और छूट ना जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कुछ चीज रह जाए बच्चों से कंफ्यूजन में, इसीलिए पढ़ता हूं, अदरवाइज ठीक है। चलो, एटॉमिक मास, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा आपके लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अणु भार होगा या परमाणु भार होगा। मैंने लिखा आपके लिए हीलियम, मैंने लिखा आपके लिए ऑक्सीजन, ठीक, या मैंने लिखा आपके लिए नाइट्रोजन, ठीक। तो इनके क्या होंगे, इनके अणु भार होंगे या परमाणु भार होंगे, इनके अणु भार होंगे या परमाणु भार होंगे। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये परमाणु हैं तो परमाणु भार होंगे, क्या होंगे, परमाणु भार। और यहीं पर अगर मैं आपके सामने लिख दूं, यहीं पर मैं आपके सामने लिख दूं H2 या O2 या N2, तो इनके क्या होंगे, इनके अणु भार होंगे या परमाणु भार होंगे, इनके अणु भार होंगे या परमाणु भार होंगे, तो इनके होंगे अणु भार, क्योंकि ये अणु है, तो जब अणु है तो अणु भार ही होगा ना, परमाणु भार कहां से आया। तो मैं इनके वैल्यूज लिख रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन का हम एक इस्तेमाल करते हैं 1 AMU, ठीक, AMU में लिखा जाता है, हालांकि आप इसे जनरली ग्राम्स में भी लिख देते हैं, लेकिन AMU में रिप्रेजेंटेशन बेस्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हीलियम, हीलियम का होता है 4 AMU, ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, या नाइट्रोजन का होता है 14 AMU, कितना होता है 14 AMU। अब हाइड्रोजन का अणुभार क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का अणुभार क्या बन जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन का अणुभार क्या बन जाएगा, तो हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, 2 AMU। ऑक्सीजन का कितना है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो कितना बन जाएगा 32 AMU, कितना बन जाएगा 32 AMU। नाइट्रोजन का कितना बन जाएगा 14 है तो कितना हो जाएगा 14, 2 नाइट्रोजन है तो हो जाएगा 14 दूनी 28 AMU, कितना हो जाएगा 28 AMU। तो ये बात आपको समझ में आ गई, अणु भार और परमाणु भार समझ में आ गई। AMU के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, हमारा जब मोल कंसेप्ट आएगा वहां AMU के बारे में डिस्कस करेंगे, यहां नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गए हमारे परमाणु भार और अणु भार। अब लिखा जाता है हमारा यौगिक का अणु भार, किसका अणु भार, यौगिक का अणु भार, यौगिक का अणु भार। यौगिक का भी अणुभार लिखा जाता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, क्या लिखते हैं आप अंग्रेजी में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको बताना है। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या, बड़ी सिंपल सी बात है, आपसे कहा जाए बताइए H2O का क्या होगा, बताइए CO2 का क्या होगा, आपसे कहा जाए बताइए NO2 का क्या होगा,
ये आपसे कहा जाए, बताइए ग्लूकोज का क्या होगा, C6H12O6। क्लियर? इस तरह से आपसे कह दिया जाए, रॉबिन कुमार जी धन्यवाद। चलो, इस तरह से आपसे कह दिया जाए तो अब ये क्या होगा, H2O CO2 N2O सॉरी NO2 या C6H12O6, ये क्या है, ये है हमारे यौगिक, ये है क्या, हमारे यौगिक। तो इन यौगिकों का भी तो अणुभार होगा, क्यों, क्योंकि इसमें अणु आ रहे हैं, इन अणुओं का भार अगर जोड़ दिया जाए तो यौगिक का अणुभार हो जाएगा, बड़ी सीधी सी बात है। चलो जोड़ के बना देते हैं, कितना हो जाएगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 1 + 1 + 16। क्लियर? मैं पूरा लिख दूं या तुम करोगे लिखकर, चलो तुम करना, तुम्हारे लिए ये ठीक। कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 दूनी 32, तो मैं डायरेक्ट 32 लिख देता हूं, ठीक। नाइट्रोजन 14 प्लस 16 दूनी 32, मैं सीधे 32 लिख देता हूं यहां, ठीक। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का लिखना है। कार्बन है हमारे 6, तो 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन हमारे हैं 12, तो क्या हो जाएगा 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन हमारे हैं 6, तो कितना हो जाएगा 16 × 6 या 6 × 16 लिख लो, बात तो एक ही है। क्लियर? इन सब का आंसर बताओगे आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में, बहुत कमेंट इधर उधर के कर लेते हो आप, एच को सही बनाया करो, ठीक है, ठीक है। और कोई इच्छा आप लोगों की बता दो फटाफट से, बताओ जल्दी से आंसर सब लोग। 18 44 46 180, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एन को भी सही बनाए, चलो एन को भी सही बनाएंगे, और ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18 AMU, ये हो जाएगा 32 और 12 44 AMU, ये हो जाएगा 14 और 32 46, कितना 46 AMU। और ग्लूकोज का होता है 180, याद रखना आगे बहुत काम आएगा। ग्लूकोज का होता है 180, याद रखना आगे बहुत काम आएगा, 180 AMU। इनमें से कुछ एक हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, जिन्हें डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाएगा ना मूल कंसेप्ट का, या मूल कंसेप्ट से रिलेटेड आपको कोई जो है कंसेप्ट यूज करना होगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है भाई, बना देंगे इनको ठीक से, चिंता मत करो, ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट से। तो जब हम मोल कंसेप्ट में आगे जो है यूज करेंगे, तो मोल कंसेप्ट में आपको कुछ अणुओं के जो मासेज हैं वो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से याद, सर आपने तो बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल बेसिक से ही बताएंगे ना, तभी तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, दौड़ पाओगे, ठीक है। चलो, तो आपको याद कौन से रखने हैं, वाटर का याद रखना है, मैं स्टार लगा रहा हूं, वाटर का याद रखना है, बहुत काम आएगा। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखना है, बहुत काम आएगा। आपको ग्लूकोज का याद रखना है, बहुत 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 ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा। कुछ एक और हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, मैं उन्हें भी लिखता हूं फटाफट से, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं मैं उन्हें भी लिखता हूं फटाफट से। जैसे आपको जब सॉल्यूशन पढ़ोगे क्लास 12th में, जब आपको सॉल्यूशन पढ़ना होगा, तो आपको यूरिया का बहुत जरूरी होगा, याद रखना यूरिया का आपको बहुत काम आएगा। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, यूरिया का बहुत काम आएगा आपके। आपको वहां पर सुक्रोज का C12H22O11, इसका बहुत काम आने वाला है, फटाफट से बताओ जल्दी से, फटाफट से। तनुष चौधरी जी, मूल कंसेप्ट आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि मूल कंसेप्ट आप उंगलियों पे सॉल्व करेंगे, उंगलियों पर। मूल के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मूल के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा तो मेरा केमिस्ट्री पढ़ाना बेकार। मूल के लिए अगर आपको पेन चलाना पड़ेगा तो मेरा केमिस्ट्री पढ़ाना बेकार है, मैं ये मानता हूं, ठीक। हाँ, एन को सही बना देंगे, कैपिटल एन को भी, स्मॉल एन को भी। हाँ, पहले आप साइकिल पकड़ना सिखा रहे हैं, फिर साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। साइकिल छोड़ो, मैं तो कार चलाना सिखा रहा हूँ, ये मान लो। पहले मैं आपको कार में स्टीयरिंग पकड़ना सिखा रहा हूँ, गियर पकड़ना सिखा रहा हूँ, उसके बाद स्टीयरिंग के साथ गियर कैसे बदलना है, पता भी नहीं चलेगा कि स्टीयरिंग के साथ गियर कैसे बदलते चले गए, अपने आप ही, ऑटोमेटिकली, ठीक। ठीक है, यूरिया का आया होगा आपका 180, कितना आया होगा यूरिया का 180 AMU, हाँ 180। जस्ट अ सेकेंड, तो सॉल्व करते हैं जरा, मैं सॉल्व कर लेता हूं। नाइट्रोजन 14 प्लस 2, कार्बन 16, सॉरी कार्बन 12
प्लस 16 प्लस 14 देन 2, 60 आना चाहिए ना। 180 कौन दे रहा है आंसर? 60, हाँ 60 ही है बिल्कुल, शायद मैं ही गलत पढ़ गया था आपका। 60 AMU, 60 AMU, ठीक है। अब तो सब शब्द सही बन रहे हैं। और जो हमारी सुक्रोज होती है, जो चीनी होती है, इसका 342 आ रहा है। कितना आ रहा है? 342, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, 342, 342 AMU किसका है? चीनी का है। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, C12H22O11, ये भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये है आपकी चीनी, सुक्रोज, चीनी, इंग्लिश में आप लोग इसे कहते हैं सुक्रोज। क्या कहते हैं इंग्लिश में आप इसे? सुक्रोज। और एक और शब्द लिखा हुआ मिलता है आपको इसके लिए, इक्शु शर्करा। क्या लिखा हुआ मिलता है? इक्शु शर्करा, इक्शु शर्करा, इक्शु शर्करा लिखा हुआ मिलता है। चलो अभी अभी एक कमेंट आया है कि 98 किसका होता है, वो भी याद रखना होता है। तो बताओ H2SO4 का कितना आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का कितना आ रहा है? H2SO4 का कितना आ रहा है? मैं चीनी का फॉर्मूला आपको याद कराता हूँ, कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते, C12 है ना, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इसे लेकर गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, अभिषेक मिश्रा जी आपका नाम सामने आ जाएगा तो जरूर ले लेंगे। उत्तर बताओ। अच्छा मुझे तब लगता है जब मैं सही उत्तर के साथ आप लोगों का नाम लेता हूं, तब ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक, बताओ फटाफट से। H2SO4 का कितना आ रहा है? कुमकुम यादव 98, फरहीन जी H2SO4, सुनीता 98 में, बहुत बढ़िया, चांदी जी 98, महिमा वर्मा 98, बहुत बढ़िया। 98 AMU, 98 AMU सॉल्व करवा के दिखाऊं या आप लोगों ने कर लिया? तो जब आपने आंसर दिया तो सॉल्व कर ही लिया होगा। 98 AMU सब लोगों ने जोड़ के बता दिया, 98 AMU बिल्कुल, ये आपको याद रखना। और चीनी का भी मैं आपको बता देता हूं। इलाहाबाद में प्लेन क्रैश कैसे हुआ? वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उसकी जांच चल रही है कैसे हुआ। ठीक है, 108 नहीं है। ठीक, चलो 98, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं आपको चीनी के बारे में बताने जा रहा था कि चीनी का ये फॉर्मूला आप कैसे याद रख पाओगे। ये फॉर्मूला आप कैसे याद रख पाओगे? कई बार बच्चों को इस फॉर्मूले को याद रखने में दिक्कत होती है। कई बार बच्चों को इस फॉर्मूले को याद रखने में दिक्कत होती है कि चीनी का फॉर्मूला सर हम कैसे याद रखें। बच्चों ने कई बार इसे लेकर मुझे पूछा है। तो चीनी मैं आपको बता देता हूँ, जो बनती है ना, जो चीनी बनती है केमिकली, ये बनती है ना, ये सुक्रोज जो बनती है गन्ने के अंदर, ये केमिकली बनती है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल से। किससे बनती है? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज है C6H12O6, ये है ग्लूकोज। क्या है ये है ग्लूकोज। और फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज भी C6H12O6 है, ये है फ्रक्टोज। आप जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के समावयवी होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के समावयवी होते हैं। गौरी वाजपेयी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंशुल एक बार और दोबारा रिपीट कर दो। बिल्कुल, विकुल कुमार जी, नाम सबका ले लेंगे जिसका आंसर सही आएगा। ठीक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज भी C6H12O6। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? जिम करते हो? हाँ करते हैं, कौन नहीं करता है, और सबको करना भी चाहिए, अच्छी बात होती है। ठीक, चलो, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, दोनों एक दूसरे के समावयवी होते हैं। ठीक है, चलो, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और ये दोनों आपस में जुड़कर बनाते हैं क्या? जुड़कर बनाते हैं चीनी। क्या बनाते हैं? ये दोनों आपस में जुड़कर बनाते हैं चीनी। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? C12 हो जाएंगे, H24 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी 12 हो जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन भी 12 हो जाएंगे, लेकिन आपस में जुड़ने के लिए जगह तो खाली होनी चाहिए। आपस में जुड़ने के लिए जगह तो खाली होनी चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने के लिए जगह खाली करते हैं, और जगह खाली करने के लिए अपना H2O निकाल देते हैं। दोनों मिलकर क्या करते हैं? दोनों H2O निकाल, H2O से रिएक्शन नहीं होती है, H2O माइनस होता है। क्या होता है? H2O माइनस होता है। तो दोनों आपस में जुड़कर माइनस H2O करते हैं। क्या करते हैं? माइनस H2O कर देते हैं। अब देखो, माइनस H2O कर दोगे तो कार्बन तो 12 ही रहेंगे, C हो गए 12। हाइड्रोजन कितने हो रहे थे? 12 दूनी 24, 24 में से कितने हाइड्रोजन निकाल दो? 2, कितने बचेंगे? 22। क्लियर? तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 22।
कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन? हाइड्रोजन हो जाएंगे 22 और ऑक्सीजन 6 दूनी 12 हो रहे थे, 12 में से कितने ऑक्सीजन निकाल दिए जाएंगे? ऑक्सीजन निकाल दिया जाएगा एक। कितना निकाल दिया गया ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बचा? 11 ऑक्सीजन बचे, तो ये हो गया O11। यही है आपका चीनी का फॉर्मूला, C12H22O11 बनकर आ गई आपकी चीनी। गन्ने के अंदर चीनी ऐसे ही बनती है, गन्ने के अंदर चीनी इसी केमिकल रिएक्शन से बनती है। स्टार्च का भी बता देंगे, स्टार्च कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, वो अभी मत पढ़ो यहां पर, वो मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में, जैव अणुओं में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको यौगिक का अणुभार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यौगिक के अणुभार में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब आप कहेंगे सर यौगिक का अणुभार पता करने के लिए, यौगिक का अणुभार हमें निकालने के लिए हमें सबके परमाणु भार याद होने जरूरी है? हाँ, सबके परमाणु भार याद होने जरूरी है। और ये परमाणु भार सबके पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में किसका कितना है, किसका कितना है, ये सब मैं आपको डीपीपी की फॉर्म में दिलवा दूंगा, तो आप परमाणु भार याद कर लीजिएगा, ठीक है, परमाणु भार याद करने पड़ेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे यहां पर यौगिक के बारे में बात खत्म होती है। तो जरा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक हमारी सीरीज के मुताबिक, जैसा कि हमारा चल रहा था। चलो देखो, हमने क्या पढ़ लिया? हमने तत्व पूरा पढ़ लिया और हमने यौगिक भी पूरा पढ़ लिया। तत्व हमारा कंप्लीट हो गया, यौगिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमने शुद्ध पदार्थ पूरी तरह से पढ़ लिया। अब हम कहां जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं अशुद्ध पदार्थ पर। कहां जा रहे हैं हम? अशुद्ध पदार्थ पर जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अशुद्ध पदार्थ। क्या करते हैं? अशुद्ध पदार्थ शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं अशुद्ध पदार्थ यानी इम्प्योर सबस्टेंसेस पे। अशुद्ध पदार्थ क्या है? अशुद्ध पदार्थ को एक ही चीज से आप पहचान सकते हो, एक ही चीज से आप पहचान सकते हो। अशुद्ध पदार्थ में एक से ज्यादा प्रकार के कण होते हैं। किसी ने अभी अभी मुझसे पूछा है कि फ्रक्टोज कहां पाया जाता है। फ्रक्टोज का आपको बता देता हूं, बहुत आसान है। फ्रक्टोज आगे जाकर केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में कि जो ये ओज होता है ना, जो ये ओज होता है, ये शर्करा के लिए लिखा जाता है। जितनी भी आप शर्कराएं पढ़ेंगे ना, सबका सफिक्स ओज पढ़ेंगे। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, राइबोज, ट्रेहलोज, ठीक है, सबको, सीडोहेप्टोलोज, सबके सफिक्स में आप क्या पढ़ेंगे? ओज पढ़ेंगे। जितनी भी शर्करा आएंगी सबके सफिक्स में ओज पढ़ेंगे। और कहा जाता है कि शर्करा का नाम सामान्यतः हम कुछ ऐसा रखने की कोशिश करते हैं कि हमें यह पता चल जाए कि वो मिल कहां से रही है, वह प्राप्त कहां से हो रही है। क्लियर? तो इसमें जो पहला शब्द ये फ्रक्ट आ रहा है ना, ये आया है फ्रूट से। कहां से आया है? फ्रूट से, फल से। कहां से आया है? फल से आया है। तो हमारी ये जो फ्रक्टोज होती है, ये फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, फ्रूट शुगर है। क्या है? फ्रूट शुगर है। फ्रक्टोज को हम कहते हैं फ्रूट शुगर। क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर, फल शर्करा, फल शर्करा। जितने भी आप फल खाते हैं उनमें जो शर्करा मुख्य रूप से पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? फ्रूट शुगर होती है। जैसे आम खाते हैं उसमें मीठापन फ्रक्टोज के कारण है, अंगूर में बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो ये फ्रूट शुगर होती है, ठीक है। हाँ, ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, ये फ्रूट शुगर है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो हमारा शहद बनता है, क्या बनता है? शहद बनता है। ये शहद भी तो हमारा फूलों से बनता है और फूल से ही बाद में जाकर हमारे फल बनते हैं। तो क्या शहद में ये शर्करा नहीं होगी? निश्चित तौर पर शहद में भी यही शर्करा पाई जाती है। कहां पर? शहद में। इसीलिए फ्रक्टोज को हम एक नाम और देते हैं, इसे हम हनी शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? हनी शुगर। इसे हम हनी शुगर भी कहते हैं। इसे हम है ना, हमारी शहद वाली शर्करा भी कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा मीठी होती है। क्या होती है? सर्वाधिक मीठी। सर्वाधिक मीठी, सबसे ज्यादा मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। चलो ठीक है, ये जानकारी आपको मिल गई होगी। अब हम पहुंचते हैं हमारे अशुद्ध पदार्थ पर। अशुद्ध का मतलब मैंने आपसे पहले ही कहा था, एक से अधिक प्रकार के कण होते हैं। तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ, क्या कह सकते हैं? वे पदार्थ जिनमें एक से अधिक प्रकार के
एक से अधिक प्रकार के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक से अधिक प्रकार के कण पाए जाते हैं। क्या हैं ये? ये हैं हमारे अशुद्ध पदार्थ, ये हमारे इम्प्योर सबस्टेंसेज। क्या हैं? इम्प्योर सबस्टेंसेज हैं, अशुद्ध पदार्थ हैं। ठीक, जैसे बड़े ध्यान से एक बात बताइएगा, मेरे पास एक गिलास में है पानी, मेरे पास एक गिलास में है पानी, इसमें क्या है? जल। और यहां पर मैंने रख दिया एक डिश में नमक। क्या रख दिया मैंने? एक डिश में नमक भर दिया है, इसमें भर दिया है मैंने नमक। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्याली में शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है, बताओ फटाफट से। ये जो नमक रखा हुआ है ये शुद्ध है या अशुद्ध है? बताओ फटाफट से कमेंट में, जल्दी से बताओ, ये शुद्ध है या अशुद्ध है? ये शुद्ध है या अशुद्ध है? कमेंट्स में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप मुझे कमेंट में। ग्लास में है पानी, इसमें क्या है? और यहां पर मिल नहीं रख दिया है एक डिश में नमक। क्या रख दिया है डिश में? रूबी चौहान जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रूबी चौहान जी, मैंने आपसे कहा कि कमेंट्स बहुत तेजी के साथ ऊपर जाते हैं, तो संभव नहीं होता है कि सबका कमेंट मैं पढ़ पाऊं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं, जिसका मेरी नज़र के सामने आ जाता है मैं ज़रूर पढ़ता हूं। ठीक है, तो रूबी जी नाराज मत होइएगा। बिल्कुल, ये नमक क्या है? शुद्ध है, शुद्ध है। और ये जल जो रखा है ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस नमक में केवल NaCl पार्टिकल्स हैं। इस नमक में क्या है? केवल NaCl पार्टिकल्स है। और इस पानी में क्या है? केवल H2O पार्टिकल्स हैं। क्या है? केवल H2O पार्टिकल्स हैं, केवल H2O पार्टिकल्स हैं। लेकिन लेकिन अब अगर इस नमक को, अब इस नमक को मैं उठाकर, इस नमक को मैं उठाकर इस पानी में डाल दूं, इस नमक को मैं उठाकर इस पानी में डाल दूं, तो इस पानी में डालने के बाद, इस पानी में डालने के बाद अब जो मुझे ये गिलास में भरा हुआ पानी है, ये जो पदार्थ है, ये जो पदार्थ है, आप इसे अब क्या कहेंगे? शुद्ध कहेंगे या अशुद्ध कहेंगे? अब आप इसे अशुद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? अब आप इसे अशुद्ध कहेंगे। अब आप इसे अशुद्ध कहेंगे। क्यों कहेंगे अशुद्ध? क्योंकि इसमें आपके पास है जल के कण, यानी H2O के कण, और इसी में है आपके पास NaCl यानी नमक के कण। किसके कण? नमक के कण, NaCl के कण। क्लियर? अब इसमें एक तरह के पार्टिकल्स हैं, एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स हैं, एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स हैं। आप कहेंगे सर दो ही तरह के तो पार्टिकल है, क्या फर्क पड़ रहा है? दो ही तरह के तो हैं, अशुद्ध थोड़ी है, पी सकते हैं हम इसे। अरे पीने और नहीं पीने से मतलब थोड़ी अशुद्धता का, ऐसा थोड़ी कि आप पी सकते हैं तो शुद्ध है, नहीं। अशुद्ध का मतलब केमिकली, या हमारी केमिस्ट्री कहती है जिसमें एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स हैं वो अशुद्ध है। आप उसे पी रहे हो नहीं पी रहे हो ये आपकी मर्जी है, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, निश्चित तौर पर ये क्या हो जाएगा? इम्प्योर। अगर अकेला जल होता प्योर था, कहीं अकेला नमक रखा हुआ है प्योर है, लेकिन अगर दोनों आपस में मिल गए तो अब ये हो गया इम्प्योर, अब ये हो गया अशुद्ध। और इस पूरी संरचना को, इस पूरी संरचना को ही हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मिश्रण। हम क्या कहेंगे इसे? मिश्रण। इंग्लिश में आप कहते हो इसे मिक्सचर। क्या कहते हो इंग्लिश में आप इसे? मिक्सचर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिश्रण। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिश्रण। तो उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर आप दो या दो से ज्यादा तरह के पदार्थों को आपस में मिला दें, कणों को आपस में मिला दें, कण आपस में मिल जाएं, तो आप उसे कह देते हैं मिश्रण। मोना यादव जी बिल्कुल। चलिए, लेकिन ऐसा भी नहीं, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो ठीक है आपने नमक में पानी मिला दिया, लेकिन अगर मान के चलो हमारे पास एक प्याली है और इस प्याली में हमने नमक रखा हुआ है NaCl, और मान के चलो इसमें हमने ऊपर से ग्लूकोज मिला दिया, इसमें हमने ऊपर से ग्लूकोज डाल दिया, दोनों ही सॉलिड सॉलिड है, तो ये भी इंप्योर होगा? हाँ बिल्कुल इंप्योर होगा, ये भी इंप्योर होगा और ये भी मिश्रण होगा, ये भी इंप्योर होगा
और ये भी मिश्रण होगा, ये भी इम्प्योर होगा और ये भी मिश्रण होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं, आप उन्हें अलग अलग देख पा रहे हो तो इम्प्योर ना हो, बिल्कुल इम्प्योर होगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा मम्मी जी जब गेहूं साफ करती हैं तो गेहूं में से जो अननेसेसरी पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के या पत्थर के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हें निकाल कर अलग करती हैं। तो जब तक उस गेहूं में अलग अलग तरह के मिट्टी के या पत्थर के या कोई भी अननेसेसरी पार्टिकल्स हैं तो आप उसे कहेंगे इम्प्योर, आप उसे कहेंगे मिक्सचर। और मम्मी जब उसे पूरी तरह से साफ करके केवल गेहूं गेहूं रह जाते हैं उसमें, जैसे आप आटा पिसाने के लिए भेज देते हैं, आप उसे बोलेंगे प्योर। क्या बोलेंगे आप उसे? प्योर बोलेंगे। रंजू रंजू त्रिपाठी जी, रियली सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रंजू जी। चलो, तो अब ये क्या हो गया? ये बन गया मिश्रण। ध्यान रखना, मिश्रण केवल सॉलिड लिक्विड का नहीं, मिश्रण सॉलिड लिक्विड का, लिक्विड लिक्विड का, सॉलिड सॉलिड का, किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ना, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक गिलास में था पानी, आपके पास था एक गिलास में पानी और दूसरे गिलास में था, दूसरे गिलास में था अल्कोहल, दूसरे गिलास में क्या था? अल्कोहल, दूसरे गिलास में आपने रखा हुआ था अल्कोहल। अल्कोहल, जल में H2O पार्टिकल्स हैं, क्या हैं? H2O पार्टिकल्स हैं। और अल्कोहल जो होता है जनरली, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, ड्रिंकेबल अल्कोहल होता है, वो होता है इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल, C2H5OH, ये इथेनॉल है। ठीक है, ड्रिंकेबल जो होता है ना, मैं उसी को लिख रहा हूं। हालांकि अल्कोहल एक बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत सारे अल्कोहल्स होते हैं। मैं केवल अजीत यादव जी, सब आपकी कमेंट भी पहुंच रही है। ठीक है, क्लास 11:30 बजे तक चलती है हमारी। तो ये अल्कोहल है। अब आपने क्या किया? इस पानी को अल्कोहल में, अल्कोहल को पानी में मिला दिया, आपने यहां मिला दिया, ये बना दिया आपने। क्लियर? तो जब तक अकेला पानी था प्योर था, अकेला अल्कोहल था प्योर था। जब इसमें आपने अल्कोहल के साथ साथ, जब इसमें आपने अल्कोहल के साथ साथ पानी भी मिला दिया, क्या कर दिया? अल्कोहल के साथ साथ पानी भी मिला दिया, तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया मिश्रण, अब ये बन गया मिक्सचर, अब ये हो गया इम्प्योर, अब ये हो गया इम्प्योर। प्रीति राठौर जी बताइए क्या कह रही हैं आप, क्या कहना चाह रही हैं प्रीति राठौर जी? ठीक है, अब ये हो गया इम्प्योर। तो कहानी समझ में आ गई होगी कि मिक्सचर केवल सॉलिड लिक्विड का नहीं होता है। जनरली हम मिक्सचर जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई सॉलिड किसी लिक्विड में मिला दिया, मिक्सचर बन गया। नहीं, मिक्सचर का मतलब है कोई भी ऐसा हमारा पदार्थ जिसमें एक से ज्यादा तरह के कण मिले हुए, चाहे वो कण सॉलिड सॉलिड के हैं, चाहे वो कण सॉलिड लिक्विड के हैं, चाहे वो कण लिक्विड लिक्विड के हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आयुष कुमार जी, ठीक है, नाम लेने से क्या है, नाम तो हम तुम्हारा तब लेना पसंद करेंगे जब डॉक्टर बन जाओगे, और स्टेज से नाम लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। जिस दिन रिजल्ट आए, आप लोग सामने बैठे हो और स्टेज से हम अनाउंस करें कि फलाने डॉक्टर साहब आइए, ठीक है, उस दिन सोचिए क्या गर्व का क्षण होगा। तो अब उस दिन के नाम के लिए तैयारी कीजिए, आज के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां पर 1 घंटे खड़े होकर सबके नाम ऊपर से नीचे तक बोलता जाऊं, ये, उससे क्या आपको कोई सम्मान मिलने वाला है? नहीं, सम्मान मिलेगा जिस दिन आप सिलेक्ट होकर आएंगे, हम आपको मेडल पहना रहे होंगे कि हाँ ये हमारे डॉक्टर हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई हमारे मिश्रण के बारे में। तो अब हम अशुद्ध पदार्थ के बारे में बात कर रहे थे। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के कण पाए जाते हैं। अब अगर मैं अशुद्ध पदार्थ में आपसे पूछूं कि क्या पढ़ रहे हैं हम, तो हम पढ़ रहे हैं मिश्रण। क्या पढ़ रहे हैं? मिश्रण। ठीक, अशुद्ध पदार्थ में हम क्या पढ़ रहे हैं? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ में हमने क्या पढ़ना है? मिश्रण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मिश्रण। अब मिश्रण की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, क्या? एक से अधिक प्रकार के कण बनाने के लिए आपको एक से अधिक प्रकार के कण चाहिए। क्या चाहिए? एक से अधिक प्रकार के कण चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी आप बताइए मुझे, मिश्रण की दूसरी प्रॉपर्टी बताइए फटाफट से। कंपाउंड में भी अलग अलग नहीं पारुल जी, कंपाउंड में अलग अलग पार्टिकल्स नहीं होते हैं। कंपाउंड में अलग अलग पार्टिकल्स नहीं होते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि H2O मेरे पास कंपाउंड है, तो ये पार्टिकल्स अलग अलग है ही नहीं, ये पार्टिकल्स अलग अलग है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम ने ऑक्सीजन एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बना लिया और केमिकल बॉन्ड बनकर ये एक ही कण बन गया, एक ही पार्टिकल बन गया। ये पार्टिकल अलग नहीं है,
ये पार्टिकल अलग अलग नहीं है। आप अगर ये सोचें कि इसमें H पार्टिकल अलग भाग रहे हैं, O पार्टिकल अलग भाग रहे हैं, तो पार्टिकल अलग अलग नहीं भाग रहे हैं, ये दोनों आपस में कंबाइंड है, केमिकली जुड़े हुए हैं, ये आपस में केमिकली जुड़े हुए हैं। साक्षी जी, नीट में आप 700 प्लस स्कोर करोगे, बस मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी बताइए फटाफट से, दूसरी प्रॉपर्टी बताइए फटाफट से, दूसरी प्रॉपर्टी बताइए। दोनों स्टेट अलग अलग नहीं, नहीं दोनों स्टेट अलग अलग नहीं। आप लिक्विड लिक्विड भी तो मिला सकते हो, नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग नहीं, सॉरी अलग अलग बिल्कुल ऐसा नहीं है। लिक्विड लिक्विड बिल्कुल हो सकते हैं, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड हो सकते हैं। अरे लिक्विड गैस हो सकते हैं भाई, लिक्विड गैस हो सकते हैं। एक बात बताइए, आप मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती हैं? कोल्ड ड्रिंक्स में लिक्विड में गैस घुली हुई होती है, लिक्विड में गैस घुली हुई होती है कोल्ड ड्रिंक में, जानते हैं आप? कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली जाती है, ठीक है, तभी तो आपको वो है ना गैसेस महसूस होती है। पता नहीं, आप बता दो, चलो ठीक है। तो एक से अधिक प्रकार के कण होते हैं, और मिश्रण का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अनुपात या कणों का अनुपात या भाग लेने वाले कणों का अनुपात निश्चित नहीं होता। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। अब जरा एक बात बताओ मुझे, मैंने अभी आपको जब यौगिक पढ़ाया था, तो यौगिक में मैंने आपसे कहा था कि H2O बनाने के लिए आपको H और O इन दोनों का जो रेशियो है वो 1:8 में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा? 1:8 में लेना पड़ेगा। मिक्सचर में हमारे कंपाउंड में H2O जब हमने बनाया तो 1:8 में लेना पड़ेगा, तभी आपका H2O बनेगा। लेकिन क्या आप एक बात बताइए, आपको शरबत बनाना है, पानी में आपको चीनी घोलनी है, तो आपको अनुपात निश्चित रखना पड़ता है कि इतनी चीनी इतने घोलोगे पानी में तभी आपका शरबत बनेगा, है तभी आपका शरबत बनेगा। ऐसा होगा क्या? अगर आप चीनी कम डालेंगे तो कम मीठा होगा, ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा मीठा होगा, बनेगा शरबत ही, बनेगा शरबत ही। तो दूसरी वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाग लेने वाले कणों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। यह लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात और एक और आपसे पूछना चाहूंगा, तीसरी बात और, कि जब आप मिश्रण बनाते हैं तो जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो आपके कंपाउंड्स जो आपके आपस में भाग ले रहे हैं, ये केमिकली कंट्रीब्यूट करते हैं या फिजिकली? ये रासायनिक रूप से संयोग करते हैं या भौतिक रूप से मिलते हैं? मतलब मिश्रण रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं या भौतिक रूप से बनाए जाते हैं? बताओ फटाफट से। काजल चौहान, विश्ववंश जो भी हैं, फिक्स नहीं होना चाहिए संजना जी, फिक्स नहीं होना चाहिए, अनिश्चित। क्या? अनुपात अनिश्चित, अनुपात अनिश्चित, फिक्स नहीं, ठीक, अनुपात अनिश्चित। बताइए फिजिकली या केमिकली? निश्चित रासायनिक सूत्र बनेगा ही कैसे? केमिकल, केमिकल नहीं। संयोग जब करते हैं, एक बात बताइए, आपने पानी में जब चीनी डाली थी तो चीनी ने पानी के साथ कोई केमिकल रिएक्शन की है क्या? कोई केमिकल रिएक्शन नहीं की है। क्या होता है? भौतिक संयोग से बनते हैं। किससे बनते हैं? भौतिक संयोग से, भौतिक संयोग से बनते हैं, भौतिक संयोग से बनते हैं। क्लियर? फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। आपने जब पानी में चीनी डाली है तो चीनी ने पानी के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं की है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं की है, केवल फिजिकली वो मिक्स हो गई है, केवल फिजिकली मिक्स हो गई है। अगर इस तरह से मिश्रण बनाने में केमिकल रिएक्शन हो रही होती ना तो हम मिश्रण बना पाते, और कई बार तो ऐसा होता कि बना रहे थे कुछ, बन जाएगा कुछ। बात समझ में आई? ध्यान रखना, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो बनने वाला पदार्थ कुछ नया बनता है, बनने वाला पदार्थ कुछ नया पदार्थ बनता है। पुराने वाले की आइडेंटिटी तो बिल्कुल खत्म हो जाती है, पुराने वाले की आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन
और नाइट्रोजन को मिला दूं तो N2O बना या NO2 बना, चलो NO2 बना लेते हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने कैसे अभिक्रिया की? केमिकल रिएक्शन की है। क्या की है? केमिकल रिएक्शन की है। तो नाइट्रोजन NO2 हमारा बना। अब NO2 के जो गुण होंगे वो नाइट्रोजन से भी रिलेट नहीं करेंगे और ऑक्सीजन से भी रिलेट नहीं करेंगे, यानी बनने वाला जो होगा उसके गुण पहले वाले से बिल्कुल अलग होंगे। यही केमिकल रिएक्शन है, यही केमिकल रिएक्शन है। अभिषेक मिश्रा जी, मुझे पता है टाइम ओवर हो गया, लेकिन कंसेप्ट ओवर नहीं हुआ है, तो जब तक कंसेप्ट ओवर नहीं हुआ तो मैं बीच में थोड़ी छोड़ के जा सकता हूं। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सना जी, धन्यवाद। तो क्या होगा यहां पर? भौतिक संयोग होगा। क्या होगा? भौतिक संयोग। ठीक है, तो एक से अधिक प्रकार के कण, एक से अधिक प्रकार के कण क्या करेंगे? क्या करेंगे? अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में भौतिक संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे? मिश्रण बनाएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ आयुषी भदौरिया दी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है। केमिकल से ही बन सकता है क्या? नहीं सर, नहीं, केमिकल रिएक्शन से होगा तो मिश्रण नहीं बनेगा। केमिकल रिएक्शन होगी तो मिश्रण आप उसे नहीं कहेंगे। ठीक, वर्कशीट आज आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशंस पर। चलिए तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। फिर मिश्रण को आगे हमने किस तरह से डिवाइड किया है और कैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं, हम कल डिस्कस करते हैं क्लास में। तो बताइएगा आप लोग क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। आपके डाउट सेक्शन के बारे में बात कर लूंगा जो भी होगा। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और जो कुछ मैंने पढ़ा है इसे रिवाइज जरूर करना है घर पे, ज्यादा देर मत करना। आप मुझे 15 से 20 मिनट दे देना शुरुआत में, बस शुरुआत में आप मुझे 15 से 20 मिनट दे देना डेली। ठीक है, उसके बाद आपका टाइम अपने आप बढ़ता चला जाएगा, बिना आपके बढ़ाए ही। आपको खुद इतना इंटरेस्ट आने लगेगा, ये टाइम कब मिनट से घंटों में कन्वर्ट हो गया आपको खुद पता नहीं चलेगा। और केमिस्ट्री आपकी टिप्स पर आ जाएगी, टिप्स पर जिसे आप बोलते हैं, उंगलियों पर। सोचना नहीं पड़ेगा आपको, क्वेश्चन आपके सामने होगा और आंसर आपके ब्रेन से निकल कर आएगा। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के। मिलते हैं कल अपनी क्लास में। जय हिंद।